कि इस 5 साल में ब्रिटेन के 5 प्रधानमंत्री बदल चुके हैं। ईरान के मोर्चे पर इस वक्त युद्ध विराम चल रहा है, तो आखिरकार क्यों रूस और यूक्रेन के मोर्चे पर युद्ध काफी तेजी से भड़कता जा रहा है। रूस में किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे कि उनका दुश्मन नंबर 1 कौन है, तो आपको यह जानकर हैरानी होगी कि रूस के लोग अमेरिका को दुश्मन नंबर 1 नहीं बताते। अमेरिका का मनोबल टूटा, उसका सीधा सीधा फायदा रूस उठाने की कोशिश में लगा है यूक्रेन और यूरोप के खिलाफ अपने मोर्चे। जाहिर है कि अमेरिका के पास अभी खुद की रक्षा के लिए वो मिसाइल बचे नहीं हैं, और इसीलिए आप देख रहे हैं कि ईरान के मिसाइल मध्य पूर्व में ईरानियन बेस अमेरिकन बेसिस पर अटैक कर रहे हैं। लेकिन रूस यूरोप के बीच सीधी जंग से पहले इस वक्त जो एक मोर्चा है, जिसे मैं कहता हूं कि यूक्रेन दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध का वो कुरुक्षेत्र है जहां पर एक शिखंडी की भूमिका में इस वक्त यूरोप भी है, और वहां से वो लगातार अपने हथियारों को यूक्रेन के जरिए रूस के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। नमस्कार, मेरा नाम मनीष झा है। आप सबको पता है कि ईरान और अमेरिका की जंग में एक छोटा सा ब्रेक चल रहा है, यानी कि ना तो इस वक्त अमेरिकी फाइटर जेट्स ईरान पर बमबारी कर रहे हैं और ना ही बदले की कार्रवाई करते हुए IRGC की तरफ से मिसाइलों से अमेरिकी बेसिस पर अटैक हो रहे हैं, और दोनों ही मुल्क इस वक्त अगले जंग की तैयारी में जुटे हैं। लेकिन इस बीच अमेरिका की तरफ से ईरान के खिलाफ एक बड़े स्तर के इकोनॉमिक वॉर का ऐलान किया गया है, यानी कि आर्थिक प्रतिबंधों का सिलसिला चलेगा। वैसे आर्थिक प्रतिबंध ईरान के लिए नए तो नहीं है, लेकिन आज मैं बात ईरान की नहीं कर रहा, बल्कि बात कर रहा हूं युद्ध के दूसरे मोर्चे की। यानी जब एक मोर्चे पर इस वक्त युद्ध विराम चल रहा है, तो अचानक ही दूसरे मोर्चे पर काफी हलचल हो गई है। आप सब समझ ही गए होंगे जब मैं दूसरे मोर्चे की बात कर रहा हूं, तो दरअसल वो मोर्चा रूस और यूक्रेन का मोर्चा है, और जाहिर है कि इसमें एक बड़ा किरदार यूरोप का भी है। तो ऐसे वक्त में जब ईरान के मोर्चे पर इस वक्त युद्ध विराम चल रहा है, तो आखिरकार क्यों रूस और यूक्रेन के मोर्चे पर युद्ध काफी तेजी से भड़कता जा रहा है और उसका काफी विस्तार हो गया है, इस पर आज हम चर्चा करते हैं। वैसे भी आप जानते हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध का ये 5वां साल चल रहा है, और दिलचस्प बात यह है कि बीते 5 साल में ब्रिटेन में 5 प्रधानमंत्री भी बदल चुके हैं, और जब हम और आप बात कर रहे हैं, ठीक उसी दरमियान ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम वो यूक्रेन के दौरे पर हैं, और इसके अलावा यूरोप के कई नेता भी यूक्रेन के दौरे पर आए। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इस 5 साल में ब्रिटेन के 5 प्रधानमंत्री बदल चुके हैं। एंडी बर्नहम से पहले कीर स्टारमर थे, उनसे पहले ऋषि सुनक थे, उनसे पहले लीज ट्रस थी, और उनसे पहले बोरिस जॉनसन थे। तो बोरिस जॉनसन के समय में रूस यूक्रेन युद्ध 2022 में शुरू हुआ, और 2026 में जब 5वां साल चल रहा है, तब तक ब्रिटेन के 5 प्रधानमंत्री बदल गए। लेकिन इन 5 प्रधानमंत्री का एक बात कॉमन था, वो ये कि भले ही ब्रिटेन के आंतरिक मामलों को लेकर उनके बीच में असहमतियां हो, लेकिन यूक्रेन को लेकर 5 के 5 प्रधानमंत्री किसी भी राजनीतिक दल से हो, किसी भी गुट से हो, एक बात पर सहमत थे कि यूक्रेन के जंग को रुकने नहीं देना है, बल्कि पूरी ताकत के साथ यूक्रेन की मदद करनी है, क्योंकि यूक्रेन के जरिए ही रूस को कमजोर किया जा सकता है। वैसे भी एक बात और मैं आपको बताऊं कि आप रूस में किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे कि उनका दुश्मन नंबर 1 कौन है, तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रूस के लोग अमेरिका को दुश्मन नंबर 1 नहीं बताते, बल्कि उनकी नज़र में दुश्मन नंबर 1 ब्रिटेन है। वैसे रूस और ब्रिटेन के बीच की अदावत काफ़ी पुरानी है, सैकड़ों साल पुरानी है, दोनों राजघराने के समय से भी। मजाकिया लफ्ज़ में कहा जाता है कि एक बार रूस के जार को ब्रिटेन की राजघराने से एक शादी का प्रस्ताव आया था, महारानी विक्टोरिया को लेकर शायद, और उस वक्त रूस के जार ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया था। इतना ही नहीं, बल्कि अपमानजनक टिप्पणी की थी कि लड़की जो है वो मोटी है, तो जाहिर है कि ब्रिटेन को यह अच्छा नहीं लगा।
हालांकि ये कितना सही कितना झूठ नहीं पता, लेकिन रूस और ब्रिटेन दोनों जगह ये कहानियाँ बार बार सुनाई जाती है, दोहराई जाती है और ये बताया जाता है कि रूस और ब्रिटेन के बीच तल्खी की जो तमाम वजह है उसमें से एक वजह ये भी है कि दोनों राजनीतिक परिवारों के बीच में जो विद्वेष था वो भी था। लेकिन बहुत समय ऐसा भी रहा जब दोनों जो राज परिवार था उसके बीच अच्छे रिश्ते रहे। लेकिन रूस और ब्रिटेन के रिश्ते की आज हम बात नहीं कर रहे, बल्कि मेरा कहना यह है कि ऐसा क्यों होता है कि पश्चिम एशिया में जिस वक्त थोड़ी बहुत युद्ध वहाँ रुका रहता है, ठीक उसी वक्त यूरोप में युद्ध और ज़्यादा भड़क जाता है। और उसके कारण अगर आप जानेंगे तो आपको लगेगा कि हर युद्ध के मोर्चे का एक दूसरे के साथ बड़ा कनेक्शन है। वैसे भी आप देखिए तो ईरान जंग से रूस को बड़ा फायदा हासिल हुआ है। वो इसलिए क्योंकि पहली बात तो यह है कि ईरान जंग में जिस तरीके से अमेरिका की हालत खराब हुई, जिस तरह से अमेरिका को अपना मकसद पूरा नहीं हुआ, अमेरिका की कमजोरी दुनिया के सामने आई, अमेरिका का मनोबल टूटा, उसका सीधा सीधा फायदा रूस उठाने की कोशिश में लगा है यूक्रेन और यूरोप के खिलाफ अपने मोर्चे में। क्योंकि यूक्रेन हो या यूरोप, वो सब कूद तो अमेरिका के भरोसे ही रहे थे। और ऐसी स्थिति में जब ईरान के साथ जंग में अमेरिका को मनमाफिक रिजल्ट नहीं मिले तो उसका फायदा रूस उठाएगा, ये तो सबको ही पता था। लेकिन दूसरा एक और फायदा रूस को मिलने वाला है, और वो क्या है? आपने देखा कि जिस वक्त ईरान ने पश्चिम एशिया में खास करके मिडिल ईस्ट के उन देशों पर हमले शुरू किए, उन सब के बीच में ईरान की दलील क्या थी? ईरान का कहना था कि हमारी अपने पड़ोस में अरब मुल्कों से कोई दुश्मनी नहीं है, मैं तो सिर्फ उन जगह को टारगेट कर रहा हूं जो अमेरिका के बेस वहां पर बने हुए हैं, क्योंकि वहां से हम पर अटैक हो रहा है। आपको क्या लगता है कि इस दलील का इस्तेमाल रूस अपने लिए नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। रूस भी अब वही दलील धीरे धीरे कहना शुरू कर दिया है, और उसकी वजह है क्योंकि पिछले 6 महीने साल भर में अगर आप देखें तो यूक्रेन की ताकत में एक अलग किस्म का इजाफा हुआ है। वैसे भी आपने दोनों ही मोर्चे पर युद्ध को देखा। रूस यूक्रेन युद्ध में ड्रोन वॉरफेयर शुरू हुआ था, उस वक्त पहली बार रूस की मदद के लिए ईरान के शाहिद 136 ड्रोन गए थे, और युद्ध के मोर्चे पर ईरानियन ड्रोन सबसे प्रभावी रहे। फिर उन्हीं ईरानियन ड्रोन की नकल रूस ने भी की, उसी ईरान के ड्रोन की नकल अमेरिका ने भी की, और फिर सब ने अपने अपने ड्रोन बनाए। लेकिन ड्रोन के मामले में यूरोप पहले बहुत पीछे था, लेकिन पिछले 4-5 साल में ड्रोन के मामले में यूरोप ने भी काफ़ी, अगर आप कहें तो मेहनत की, डेवलपमेंट किए, रिसर्च किया, और उसका परिणाम ये है कि आज की तारीख में अगर आप कहें तो ईरान के अलावा जो दुनिया के सबसे बेहतरीन ड्रोन बन रहे हैं वो या तो यूक्रेन में बन रहे हैं या फिर ब्रिटेन में बन रहे हैं, और ब्रिटेन फिर उन ड्रोन को बनाकर डेवलप करके फिर यूक्रेन को दे रहा है, ताकि यूक्रेन उसकी मदद से रूस में हर उस जगह पर टारगेट कर सके जहां वो चाहता है, फिर चाहे वो मॉस्को हो या फिर दूसरे और इलाके हों। और इसीलिए आपने देखा होगा कि पिछले 6 महीने साल भर में ये घटनाएं काफ़ी बढ़ी है कि यूक्रेन की तरफ से मॉस्को में अहम ठिकानों पर अटैक किए जा रहे हैं, और मॉस्को ही नहीं बल्कि रूस के हर उस महत्वपूर्ण शहरों पर अटैक करने में यूक्रेन कामयाब हो रहा है। उसकी वजह यह है कि एक तो रूस और यूक्रेन के जंग में जो आप कह सकते हैं कि सीधे सीधे लाइव एक्सरसाइज या फिर लाइव एक्सपेरिमेंट हो रहा है यूरोप के उन ड्रोन कंपनियों के लिए कि यूक्रेन की सेना अपना लाइव डेटा शेयर करती है, और उस लाइव डेटा को वो यूरोप की कंपनियों को, जो ड्रोन बनाने वाली कंपनियां हैं, उनको देती है, और फिर उसके आधार पर ज़रूरी मॉडिफिकेशंस होते हैं और उस हिसाब से फिर ड्रोन को तैयार किया जाता है। तो ड्रोन टेक्नोलॉजी में हर हफ्ते 2 हफ्ते में एक बड़ा परिवर्तन, एक बड़ा अपग्रेडेशन देखने को मिल रहा है, और उसका खूब जमकर फायदा यूक्रेन रूस के खिलाफ हमले में कर रहा है। अब ऐसे में रूस जाहिर है कि जवाबी कार्रवाई करेगा, और रूस जवाबी कार्रवाई कर रहा है। रूस की तरफ से लगातार अपने हथियार के खजाने में से हथियार निकालकर यूक्रेन के अहम ठिकानों पर अटैक किया जा रहा है, जिसमें अक्सर हम देखते हैं कि कीव से लेकर खारकीव तक बड़े बड़े बम से या फिर अलग अलग मिसाइलों से हमले किए जाते हैं। इस दौरान एक बात और भी हुई, वो ये कि अभी तक यूक्रेन की रक्षा के लिए अमेरिकन पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को लगाया गया था। आप सब जानते हैं कि ईरान के साथ जंग में किस तरीके से अमेरिका को
पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम के लिए मिसाइलों की कमी पड़ रही है। तो ऐसी स्थिति में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की लगातार राष्ट्रपति ट्रंप से कहते हैं कि हमें पैट्रियट एयर डिफेंस के लिए मिसाइल चाहिए, मिसाइल्स की बैटरी चाहिए, लेकिन अमेरिका वो मुहैया कराने में अभी सफल नहीं हो पा रहा, क्योंकि जाहिर है कि अमेरिका के पास अभी खुद की रक्षा के लिए वो मिसाइल बचे नहीं हैं। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि ईरान के मिसाइल मध्य पूर्व में ईरानियन बेस, अमेरिकन बेसिस पर अटैक कर रहे हैं। तो इन सब के बीच में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इन सब स्थितियों पर बखूबी बहुत ही बारीक से यूरोप ने नज़र रखी है। यूरोप को ये समझ में आ रहा है कि अमेरिका के भरोसे ये जंग नहीं लड़ी जा सकती है। तो यूरोप ने क्या किया? यूरोप ने अपनी तैयारियों के लिए सबसे पहले फंड इकट्ठा करना शुरू किया। यूरोप ने अपने जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा, लगभग 5% रक्षा बजट के नाम पर खर्च करना शुरू किया और उसी में से 900 अरब डॉलर का एक बड़ा फंड बनाया, जिससे हथियारों की खरीद, हथियारों का डेवलपमेंट, उसे करके या तो यूरोपीय देश अपने पास रखेंगे या फिर वो यूक्रेन को सप्लाई करेंगे और फिर यूक्रेन के जरिए रूस से मुकाबला करेंगे। क्योंकि यूरोप के देश, चाहे वो ब्रिटेन हो या कोई भी दूसरा देश, चाहे वो रूस की सीमा से लगे नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड हो या बाल्टिक कंट्री, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया हो, इन सब कंट्री को इस बात का एहसास है कि जिस दिन यूक्रेन की जंग खत्म हो जाएगी उस दिन फिर यूरोप की जंग शुरू होगी। हालांकि रूस वाले इसको अलग तरीके से देखते हैं। रूस का कहना है कि यूरोप का और पश्चिमी देशों का ये एक किस्म का रूसोफोबिया है और उसी के तहत वो जानबूझकर ये हवा बनाते हैं कि रूस हमला करने वाला है, रूस हमला करने वाला है, ताकि हथियार लॉबी का धंधा चलता रहे। और ये बात बहुत हद तक सही भी है। देखिए, युद्ध चाहे कोई भी लड़े, चाहे युद्ध ईरान लड़े या युद्ध रूस यूक्रेन लड़े या युद्ध चीन ताइवान लड़े, आखिरकार पश्चिमी देशों की हथियार कंपनियों के लिए तो बल्ले बल्ले ही है। बल्कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच भी तनाव है तो चाहे भारत हो चाहे पाकिस्तान हो, हम सब हथियार किससे खरीदते हैं? एक बड़े पैमाने पर हथियार हम अमेरिका या यूरोपीय देशों की कंपनियों से खरीदते हैं। तो कुल मिलाकर दुनिया के किसी भी कोने में जंग हो, फायदा हमेशा अमेरिका और यूरोपीय देशों के हथियार कंपनियों को ही मिलता है और वही यहाँ पर मिल रहा है। लेकिन इस बार यूरोपीय देशों ने यह किया कि अब वो केवल भारत से, पाकिस्तान से या अरब देशों से ही मुनाफा कमा नहीं रहे, बल्कि यूरोप के भी जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा जो डेवलपमेंट के काम में आता, उसको अब यहाँ पर हथियारों की खरीद के नाम पर डिफेंस बजट में डाल दिया गया है। और जैसा कि मैंने आपसे बताया कि वो साइज बहुत बड़ा है, 900 अरब डॉलर का। जानते हैं भारत का रक्षा बजट कितना है? भारत की आर्मी दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी में से एक मानी जाती है, नंबर 3 या नंबर 4 पर आप गिन सकते हैं। इसके बावजूद भी भारत का कुल रक्षा बजट इस वक्त 85 अरब डॉलर का है। वहीं दूसरी तरफ यूरोपीय देशों ने रूस से लड़ने के लिए जो अपना एक स्पेशल फंड बनाया है वो 900 अरब डॉलर का है, यानी कि लगभग भारत के रक्षा बजट का 12 गुना, और उसे अगले 4 साल में खर्च करना है। यानी कि भारत के रक्षा बजट का 3 गुना हर साल हथियारों के खरीद के लिए यूरोप इस्तेमाल करने वाला है। और उन हथियारों का खरीद किसके खिलाफ होना है? रूस के खिलाफ। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब आप जंग के बारे में जानना चाहते हैं और या जियोपॉलिटिक्स की बात करते हैं तो आप इस बात को जरूर देखें कि उन देशों का पैसा किधर मूव कर रहा है, पैसा कहां लगाया जा रहा है, किस मकसद से लगाया जा रहा है, और फिर आपको उनका असली एजेंडा सामने आएगा। तो इस वक्त जो असली एजेंडा है कि यूरोपीय देश रूस के खिलाफ अपनी जंगी तैयारियों को पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त करना चाहते हैं, ताकि जो दिक्कत आज अमेरिका को हुई जब वो ईरान के साथ जंग लड़ने के लिए गए, तो वो दिक्कत उन्हें नहीं हो। रही बात रूस की, तो जिस रूस यूक्रेन जंग के शुरू से ही लगातार पश्चिमी मीडिया में तो यही कहा जाता था कि रूस में हथियारों की कमी है, रूस के पास पर्याप्त हथियार नहीं है। लेकिन जिस कदर पिछले 5 साल से रूस अपने हथियारों से, अलग अलग किस्म के हथियारों से यूक्रेन पर हमला कर रहा है, उससे तो साफ तौर पर लग रहा है कि रूस ने दरअसल फौरी तैयारी कर नहीं रखी थी, बल्कि रूस ने लंबे समय से इसकी तैयारी की थी। और उस तैयारी का एक हिस्सा यूक्रेन युद्ध के नाम पर दिखाई दे रहा, लेकिन रूस को भी इस बात का पता है कि देर सवेर यूरोप के साथ भी सीधी जंग होकर रहेगी, और इसीलिए रूस भी उसी हिसाब से तैयारी किए जा रहा है। तो रूस भी तैयारी कर रहा, यूरोप भी तैयारी कर रहा,
अब रूस और यूरोप के बीच जब सीधी जंग हो, हालांकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो 2029 तक हो सकता है उससे पहले भी हो, लेकिन रूस यूरोप के बीच सीधी जंग से पहले इस वक्त जो एक मोर्चा है, जिसे मैं कहता हूं कि यूक्रेन दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध का वो कुरुक्षेत्र है जहां पर एक शिखंडी की भूमिका में इस वक्त यूरोप भी है और वहां से वो लगातार अपने हथियारों को यूक्रेन के जरिए रूस के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। यही वजह है कि रूस से क्रेमलिन लगातार ब्रिटेन के खिलाफ चेतावनी दे रहा है कि अगर ब्रिटेन बाज नहीं आया तो लंदन पर भी बम गिरेंगे। लेकिन मसला केवल लंदन और पेरिस नहीं है, मसला यह है कि इस वक्त मॉस्को और कीव के बीच एक दूसरे के खिलाफ जिस तरह से हमले हो रहे हैं उससे दोनों ही साइड के लोगों की चिंताएं बढ़ गई है। अभी तक मॉस्को में रहने वाले लोगों को लग रहा था कि रूस यूक्रेन जंग रूस की सीमा से पार यूक्रेन के भीतर लड़ी जा रही है, लेकिन पिछले साल जब कुर्स्क में यूक्रेन की सेना घुसी और फिर करीब 6-8 महीने तक वहां पर वो जमी रही, उसके बाद से पहली बार लगा था कि रूस के भीतर भी जो है ये लड़ाई चल रही है। लेकिन अब केवल ये मामला रूस के बॉर्डर इलाके का नहीं है, बल्कि जिस तरह से मॉस्को में लगातार एक के बाद एक वेयर हाउस पर अटैक हो रहा है, उससे ये भी साफ तौर पर दिख रहा है कि अब यूक्रेन केवल रूस के मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट को अटैक नहीं कर रहा, बल्कि वो उन वेयर हाउस पर अटैक करके दरअसल सरकार के सामने ये चुनौती पेश कर रहा है कि जरूरी सामानों की आपूर्ति में भी दिक्कत हो, ताकि रूस के लोग भी सरकार के खिलाफ जो है सो नाराज हो जाएं कि युद्ध की वजह से उन्हें जो रोजाना की परेशानियां हैं उसका सामना करना पड़ रहा है। देखिए, युद्ध की कीमत तो हर कोई चुकाता है, कोई थोड़ा कम कोई थोड़ा ज़्यादा, लेकिन जब युद्ध लंबा खींचने लगता है तो आम जनता को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। वो इसलिए क्योंकि लगातार फिर उन मुल्कों में पहुंचने वाले जो ज़रूरी साजो सामान है उसकी किल्लत होने लगती है। आज की तारीख में कोई मुल्क ऐसा नहीं है जो इस हद तक आत्मनिर्भर हो कि उसे किसी दूसरे मुल्क से कोई भी सामान नहीं चाहिए। इस मामले में दुनिया का एक भी मुल्क नहीं है जो ये बात कह सकता है। इसीलिए आप देखते हैं कि जब ईरान के खिलाफ अमेरिका आर्थिक प्रतिबंध और नाकेबंदी दोनों की बात करता है तो ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान साहब भी आकर कहते हैं कि दरअसल ये नाकेबंदी या इकोनॉमिक सैंक्शन भी एक्ट ऑफ वॉर की श्रेणी में माना जाएगा। और इसीलिए ईरान की तरफ से चेतावनी भी दी जाती है उन सभी देशों को कि जिन जिन देशों ने अमेरिका की आर्थिक प्रतिबंधों की बात को मानी, हम उनको भी अपना दुश्मन मानेंगे और उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। यहाँ तक कि ईरान की तरफ से चेतावनी दी गई कि अगर ये नाकेबंदी और आर्थिक प्रतिबंध जारी रहे तो वैसे हालत में फारस की खाड़ी से लेकर लाल सागर तक एक बूंद तेल भी किसी दूसरे मुल्क में अरब देश नहीं भेज पाएंगे। तो आप समझिए कि इकोनॉमिक सैंक्शंस के पीछे जो ईरान का ये रिएक्शन है उसका कारण क्या है कि एक लेवल के बाद कुछ साजो सामान, चाहे खाने पीने का अनाज हो, दवाइयाँ हो या कई दूसरी चीज़ें, ठीक है, आप लग्जरी की चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, ईरान ये तय करेगा कि ठीक है हमारे यहाँ आईफोन नहीं चाहिए, हमारे यहाँ अमेरिकन ब्रांड के टीवी नहीं चाहिए, या यूरोपियन ब्रांड के जो है सो लग्जरी के आइटम नहीं चाहिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे ज़रूरी के सामान हैं जिससे आप रोटी कपड़ा मकान की श्रेणी में रखते हैं, उन सब चीज़ों के लिए आपको बहुत सारे सामान दूसरे देशों से मंगाना पड़ता है। अभी तक ये होता था कि तेल के बदले अनाज कार्यक्रम के तहत हो या तेल के बदले दवाइयों के तहत हो, चीन से या भारत से या कुछ दूसरे मुल्कों से ईरान तक वो सामान पहुंच रहे थे। मैं बार बार इसलिए ये बात कहता हूं क्योंकि दोनों ही युद्ध क्षेत्र का एक दूसरे से कनेक्शन है। तो सवाल यही है कि पश्चिम एशिया में जंग रुकी तो यूरोप में ये जंग क्यों भड़क रही है। सवाल यही है कि अगर ईरान के मामले में अमेरिका यहाँ पर पिछड़ता हुआ दिख रहा है तो क्या इसका फायदा रूस नहीं उठाएगा? क्या अमेरिका की कमजोरी जो ईरान के जंग में साफ तौर पर दिखी, इसकी कीमत यूरोप चुकाने वाला है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये उम्मीद थोड़ी सी भी बची है कि एक दिन विश्व में शांति होगी, और अगर हाँ तो वो कब तक होगी? जाहिर है फिलहाल जो चीज़ें दिख रही है, जिस तरह से यूरोपीय देश यूक्रेन के पीछे लामबंद हैं, जिस तरह से वो लगातार यूक्रेन को हथियार की सप्लाई कर रहे हैं, जिस तरह से लगातार रूस की तरफ से यूक्रेन में कीव समेत अलग अलग शहरों पर लगातार बमबारी की जा रही है, अलग अलग मिसाइल टाइप के मिसाइलों से या ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं, जिस तरह से यूक्रेन भी जवाबी कार्रवाई करते हुए रोजाना 100-200 ड्रोन के जरिए रूस के अलग अलग ठिकाने पर हमला कर रहा है, उससे तो साफ तौर पर दिख रहा है कि फिलहाल रूस यूक्रेन युद्ध में
5वां साल भी इस समय प्रचंड होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ ईरान और अमेरिका फिलहाल दूसरे राउंड के जंग की तैयारी में जुटा है और इस बीच उनके यहाँ मिसाइल से ज़्यादा बयान चल रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।